चलें, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्लाइड्स नजर आ रही हैं आप लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर। अच्छा जी, आज बड़ा इंपॉर्टेंट हम एक कंसेप्ट पढ़ने लगे हैं जिसको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। आफ्टरनून का सीआर जो है वो एक स्लाइड पढ़ दे मुझे एक दफा। आफ्टरनून क्लास का सीआर मौजूद है तो ये स्लाइड पढ़। क्या बात है, सीआर नहीं है आफ्टरनून का क्लास में? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर सीआर है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही इसमें। चले, जो रोल नंबर 1 2 3 हमारे पहले रोल नंबर में से आफ्टरनून का कोई रोल नंबर है वो पढ़ दे स्लाइड को। सर 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 बात सुनाई। जी 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 सर वो हम लोग टीएस हैं, तो आपने जो वो इंट्रोडक्शन वगैरह कराना था वो अभी कराते हैं, क्योंकि हमारा भी लेक्चर है तो हमने भी वो वहाँ पे भी अटेंड करने जाना है। ठीक है, बल्कि आप लोग अपना इंट्रोडक्शन खुद करवा दें क्लास को, और क्लास आप लोगों ने इनसे कोऑर्डिनेट करना है अपनी लैब्स के लिए। तो टीएस जो हैं वो अपना अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि उसके बाद आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। जी उमर, शुरू करें आप। Okay class, my name is Umar and I am your senior from Fall 17 batch, and I will assisting you in your labs in the database management system. And CR कौन है वो काइंडली मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दे तो हम उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उसको लैब की टाइमिंग वगैरह इन्फॉर्म कर दिया करेंगे। थैंक यू। ओके सर, मैं आपको मेल कर दूंगी। और आप लोगों में से खतीजा और इर्दा में से कोई है तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन सर। है इस टाइम। जी जी Assalamu alaikum everyone. My name is Irda Malik and I'm from SC F17 batch. काइंडली आप लोगों का मॉर्निंग की मैं हूँ, ठीक है। आप सीआर जो है कोई मॉर्निंग का प्लीज़ मुझे मैसेज कर दे। मैं यहाँ पे ना मेल कर दे मुझे, बल्कि अगर इजी है तो फिर हम डिस्कस करके जो भी गूगल क्लासरूम बनानी होगी फिर उससे देख लेंगे, फिर लैब की टाइमिंग्स डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। चलो, थैंक यू। उमर का और खतीजा का जो क्या ईमेल एड्रेस है वो लिस्ट में मौजूद है, तो सीआरस वहाँ से देख के आप इनको मेल कर लें और कोऑर्डिनेट कर लें ताकि इस वीक में या मैक्सिमम नेक्स्ट वीक से हमारी क्लास जो लैब है वो स्टार्ट हो सके। ठीक है सर, हम फिर जा सकते हैं।
अच्छा जी, अब हम शुरू करें अपना लेक्चर। आफ्टरनून का रोल नंबर 1, 2 या 3 में से जो भी हैं वो पहले ये कीज को पढ़ लें एक दफा। इस स्लाइड को रीड कर दें मेरे लिए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, और यस सर, और एक आफ्टरनून का कोई स्टूडेंट मौजूद नहीं है यहाँ पे? यस सर है स्टूडेंट्स। कितनी दफा मुझे एक ही बात रिपीट करनी पड़ेगी? आप लोग क्यों नहीं पढ़ते? आप लोगों को सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूँ? पढ़ें इसको। जो भी पहले 10 रोल नंबर में से मौजूद है वो पढ़ दे इसको। सर 32 रोल नंबर है, मैं पढ़ूँ? जी जी कर दो। Candidate key general definition: a set of attributes which can uniquely identify each row in a table. Relational model definition: let R be a relation, then candidate key for R is a subset of the set of the attributes of R, say K, such that uniqueness property. No two distinct tuples of R have the same value for K. Irreducibility property: no proper subset of K has the uniqueness property. बिल्कुल ठीक है। कैंडिडेट की जो हमारे पास होती है बेसिकली ये उस बात को इंश्योर करती है कि एक टेबल के दो रिकॉर्ड्स जो हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। तो कैंडिडेट की जब हम बात करते हैं तो ये एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकता है। कभी एक एट्रीब्यूट यूनिक हो ही ना, हमारे पास दो का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनता हो, यूनिक बनता हो। तो एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हमारे पास मिलके जो यूनिकली क्या करें, डेटाबेस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके साथ हम काम करेंगे। एक सेकंड के लिए जी मुझे, मैं एक्सक्यूज चाहता हूँ, मैं आपको अभी 1 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ।
सॉरी, मुझे कॉल लेनी पड़ गई थी, इस वजह से ये हो गया। अच्छा जी, कैंडिडेट मैं आपको लोगों को बता, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. जी जी। कैंडिडेट की डेटाबेस में इंतहाई इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला कंसेप्ट है। टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है? यूनिक होता है, जिसके बगैर टेबल को हम रिलेशन नहीं कह सकते। तो ये क्राइटेरिया अचीव करने के लिए एट्रीब्यूट को क्या होना जरूरी है? यूनिक होना जरूरी है। अब जब हम कैंडिडेट की को डिफाइन करते हैं तो उसमें वो लिख रहे हैं लेट आर बी अ रिलेशन। एक रिलेशन है जिसका नाम आर है। देन कैंडिडेट की फॉर आर इज, वो कहते हैं आर अगर इस रिलेशन की कैंडिडेट की हमने बनानी है, इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ आर से के सच दैट, तो वो कहता है आर में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इनका कोई सबसेट हो गया कैंडिडेट की जो है, और वो कैंडिडेट की को के कह रहे हैं। वो कहते हैं इसमें दो प्रॉपर्टीज होनी जरूरी है। पहली यूनिकनेस, जो मैंने बता दी है, यानी हर सिंगल रिकॉर्ड में उसकी वैल्यू जो हो दूसरे रिकॉर्ड से फर्क हो, और इररिड्यूसिबिलिटी, कि उसका कोई सबसेट यूनिक ना हो। इंपॉर्टेंट बात है, जनरली बहुत सारी जगहों पे यूनिकनेस ही बताई जाती है, इररिड्यूसिबिलिटी को बताया नहीं जाता। इररिड्यूसिबिलिटी का क्या मतलब है कि जोन सा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स किसी रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो, उस सेट को हम क्या करें? कैंडिडेट की है। उसका कोई सबसेट कैंडिडेट की ना बन सकता हो। ये बात अभी हमें एकदम समझ नहीं आई। अब पहली बात तो हम लेते हैं, दो तरह की कीज होती हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं सिंपल की, जो एक एट्रीब्यूट से बन जाती है। कुछ हमारे पास होती हैं कंपोजिट कीज, जो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलके बनती हैं। क्योंकि वो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से कंपोज होके बन रही होती हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट कीज बोलते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीज, सिंपल की एंड कंपोजिट। सिंपल की एक एट्रीब्यूट से मिलके बनती है, कंपोजिट की दो या उससे ज्यादा एट्रीब्यूट से कंपोज होके बनती है। क्या ये बात समझ आती है हमें सिंपल की और कंपोजिट की? Yes, sir. अच्छा। अब सबसे पहले आप क्या करें, आप ना इस रिलेशन में मुझे बताएं प्राइमरी की कैंडिडेट की कौन कौन सी हो सकती है? Sir, ID और NIC. आईडी और एनआईसी। नेम भी रिपीट हो जाएगा, एज भी दो लोगों की एक जैसी हो सकती है, डिपार्टमेंट भी एक दो लोगों का एक हो सकता है, लेकिन एनआईसी और आईडी जो है ये यूनिक ही रहेगा, और ये हमेशा यूनिक हो। तो ये दो कैंडिडेट की। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर मैं आईडी और नेम दो एट्रीब्यूट्स को इकट्ठा कर दूं, ठीक है, आईडी और नेम, तो आईडी और नेम का कॉम्बिनेशन यूनिक होगा कि नहीं? यूनिक होगा सर। Sir, unique होगा. चल एक और काम करते हैं, आईडी, नेम और एज, इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूनिक होगा? यस सर। चले, आईडी, नेम, एज और डिपार्टमेंट, क्या इन चारों का कॉम्बिनेशन भी यूनिक होगा? जी सर. तो टेक्निकली एक बात हमें समझ आती है कि यार अगर कोई एक एट्रीब्यूट यूनिक है तो उसके साथ जौन सा मर्जी नॉन यूनिक एट्रीब्यूट ऐड कर दो, स्टिल वो यूनिक ही सेट रहेगा, क्योंकि उसमें एक एट्रीब्यूट तो क्या है? यूनिक। अगर मैं सिर्फ यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को देखूं तो आईडी भी कैंडिडेट की है, आईडी प्लस नेम भी कैंडिडेट की है, आईडी प्लस नेम प्लस एज तीसरी कैंडिडेट की, आईडी प्लस नेम प्लस एज प्लस डिपार्टमेंट चौथी कैंडिडेट की बन गई, फिर आईडी और डिपार्टमेंट पांचवी बन गई, आईडी और एज छठी बन गई, आईडी और नेम सातवीं बन गई। इसका मतलब है सिर्फ यूनिकनेस से काम नहीं चलता, कोई ना कोई प्रॉब्लम है इस बात में। हम कहते हैं यार वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का, ढूंढने का तरीका कार क्या है? सुने, मैं कैंडिडेट कीज बना रहा हूं इस टेबल में। पहली कैंडिडेट की है आईडी और नेम, दूसरी है आईडी और एज, ठीक है जी। ये दो कैंडिडेट कीज बनाई हैं, और दोनों किस टाइप की कीज हैं? कंपोजिट। कंपोजिट कीज है।
अच्छा, पहली जो कंपोजिट की है उसमें कौन कौन सा एट्रीब्यूट शामिल है? ID और name. ठीक है, मैं कहता हूं ये जो आईडी और नेम का पहला कंपोजिट की है, इसके सबसेट बना लें। कितने सबसेट बनेंगे? 5. सिर्फ 2 यार। एक आईडी प्रॉपर सबसेट, इसके कितने बनेंगे? 2। आईडी और नेम का कॉम्बिनेशन है, इसको सबसेट इसके बनाएंगे तो 2 ही बनेंगे, आईडी और दूसरा नेम। क्या ये बात समझ आती है हमें? Yes sir. हमने ये देखना है आईडी और नेम तो यूनिक था, क्या इसका कोई सबसेट यूनिक है? आईडी यूनिक है। Yes sir. तो इसका मतलब है ये वाली कंपोजिट की रिड्यूस हो जाती है अपने एक सबसेट के ऊपर जो कि खुद भी यूनिक है। तो ये इररिड्यूसेबल नहीं है, ये रिड्यूसेबल है, यानी इसका एक सबसेट भी कैंडिडेट की के तौर पे काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इसका सबसेट कैंडिडेट की होगा, ये खुद कैंडिडेट की नहीं हो सकती। सो ऐसा कॉम्बिनेशन जो यूनिक है लेकिन उसका सबसेट भी यूनिक हो, तो फिर वो कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की नहीं होगा, उसका सबसेट क्या होगा? कैंडिडेट की होगा। क्या ये बात समझ आती है? जी सर. जी। अच्छा अच्छा, जी पेंसिल पेपर पकड़ें, एक टेबल बनाएं। क्या पेन और पेपर्स आपके अवेलेबल है? यस जी। अच्छा अच्छा, पहला एट्रीब्यूट लिखें आप एम्प्लॉय नंबर। दूसरा नंबर आप रखें चाइल्ड नेम, चाइल्ड नेम CHILD, चाइल्ड नेम। तीसरा लिखें डेट ऑफ बर्थ। टेबल है जिस टेबल में इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉयज के बच्चों की। अगर एक एम्प्लॉय के 5 बच्चे हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 5 दफा रिपीट होगा, फिर चाइल्ड नेम आ जाएगा और फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसका मतलब है इस टेबल में एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की नहीं हो सकता क्योंकि वो रिपीट हो रहे। ठीक हो गया जी? अब हम देखते हैं कि इसमें से कैंडिडेट की कौन सा हो सकता है। सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर का हमने बता दिया कि वो रिपीट हो रहे हैं। चाइल्ड नेम, क्या एक ही आदमी के 2 बच्चों का नाम, क्या 2 बच्चों का नाम सेम हो सकता है चाइल्ड नेम वाले? अगर कॉलम को देखूं मैं तो Yes sir. एम्प्लॉय नंबर, यस सर, 2 अलग फैमिलीज के बच्चों का। एम्प्लॉय नंबर भी रिपीट हो सकता है, चाइल्ड नेम भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, क्या 2 बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है? Yes जी। sir. यस सर। एम्प्लॉय नंबर और डेट ऑफ बर्थ, क्या एक ही आदमी के 2 बच्चों की डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है? हो सकती है सर. यस सर। यस में ऐसा होना मुमकिन है। अच्छा, चाइल्ड नेम और डेट ऑफ बर्थ, 2 बच्चे एक ही दिन पैदा हुए हैं और उनका नाम भी सेम हो, क्या ये मुमकिन है? Yes sir. जी। यस सर, डिफरेंट। बिल्कुल, ये भी मुमकिन है। एम्प्लॉय अच्छा। नंबर और चाइल्ड नेम बन सकता है. एम्प्लॉय नंबर और चाइल्ड नेम, एक ही आदमी के 2 बच्चों का नाम सेम होना मुमकिन है? नो सर.
No. नो सर। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक आदमी दो बच्चों का सेम नाम कभी भी नहीं रखेगा। तो इसका मतलब है ये एक वाहिद कॉम्बिनेशन हमारे पास है जो यूनिक है, बाकी पूरे टेबल में जितने भी कॉम्बिनेशन है वो यूनिक नहीं है। तो इस टेबल की प्राइमरी की क्या होगी? एम्प्लॉय नंबर प्लस चाइल्ड नेम। इसकी प्राइमरी की क्या होगी? एम्प्लॉय नंबर प्लस चाइल्ड नेम। क्या ये बात समझ आती है? यस सर। यस सर। अब इसको वेरीफाई करें, यूनिक तो ये है, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी इररिड्यूसिबिलिटी चेक करनी है। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? दो। दो. कौन कौन सा? एम्प्लॉय नंबर Employee. क्या ये जो सबसेट बने हैं? दो. ये जो सबसेट बने हैं इनमें से कोई सबसेट यूनिक है? नो सर। नो, इनमें से कोई भी यूनिक नहीं है। इसका मतलब है ये इररिड्यूसिबल सेट ही है। इस सेट को फर्दर रिड्यूस करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी? यूनिकनेस की। तो इसका मतलब है ये मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो यूनिक है। इससे कम एट्रीब्यूट्स करेंगे तो वो यूनिकनेस की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। सो इट्स अ मिनिमम सेट ऑफ यूनिक एट्रीब्यूट्स जो टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा। तो दैट इज नाउन एज अ कैंडिडेट की। A single attribute or set of attribute which can uniquely identify each and every record in a relation is known as a candidate key. क्या ये बात समझ आ जाती है? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। सर कैंडिडेट की और प्राइमरी की में क्या फर्क है? बेटा अभी प्राइमरी की तो पढ़ी नहीं ना, अभी तो कैंडिडेट की पढ़ो। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो ये बताओ। सर आपने पहले कहा कि प्राइमरी की है एम्प्लॉय नंबर प्लस चाइल्ड नेम. मेरे मुंह से निकल गया होगा, अभी हम सिर्फ कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। सर ये जो कॉम्पोजिट की आपने बनाई है ये कैंडिडेट की भी है। देखो हमने क्या है कि कैंडिडेट की होगी, प्राइमरी की होगी, फॉरेन की, जो सी भी की होगी वो दो तरह की हो सकती है, या सिंपल होगी या कंपोजिट होगी। सिंपल होगी तो वो एक एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होगी, कंपोजिट होगी तो वो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होगी। एक सेकंड स्टूडेंट्स, जरा आप ब्रेक लगाएं, मैं 1 मिनट के लिए आपको मैं कुछ साइन कर लूं। 2 मिनट के लिए मुझे टाइम।
अच्छा जी, सो कैंडिडेट की कुछ क्लियर हुई है कि सिर्फ कैंडिडेट की बात करें, सो किसी भी किस्म की होगी, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, सैरोगेट की, जो भी होगी वो दो तरह की होगी। अगर एक एट्रीब्यूट की है तो सिंपल होगी, अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बन रही है तो कंपोजिट होगी। ये बात तो सिंपल और कंपोजिट की होगी। अब कैंडिडेट की क्या होती है, ये समझ आ गई है बात? जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, समझ आ गए हैं। ठीक है। सो ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है, कैंडिडेट की और कैंडिडेट की में पहली चीज होती है यूनिकनेस और दूसरी चीज होती है इररिड्यूसिबिलिटी। वो किसी ऐसे सेट पे रिड्यूस नहीं हो सकती जो क्या हो, यूनिक हो। ठीक हो गया जी। कैंडिडेट का मतलब क्या होता है जी? उम्मीदवार। So these candidate keys are candidate to become a primary key. ये कैंडिडेट कीज किसके लिए कैंडिडेट होती हैं? टू बिकम अ प्राइमरी। मैं कहता हूं कि हमारे पास एमपीए के इलेक्शन हो रहे हैं और उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारे पास है ग्रेजुएशन। तो जो एमपीए बनेगा उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? सर ये आपने कौन सी क्वालिफिकेशन बताई थी? ग्रेजुएशन। मैंने कहा कि कैंडिडेट की मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, तो जो एमपीए बन जाएगा उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। सेम। हमारे पास कैंडिडेट की का जो क्राइटेरिया है वही एज इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाता है प्राइमरी की के ऊपर। प्राइमरी की का अलहदा से कोई क्राइटेरिया डिफाइन करने का और समझाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। क्या ये बात समझ आती है हमें? एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी कीज हो सकती हैं, उनमें से किसी एक को हम कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, उन कैंडिडेट में से किसी एक को प्राइमरी बना देंगे। जैसे यहाँ पे आईडी और एनआईसी है, अगर मैं आईडी को कैंडिडेट की प्राइमरी की बना दूंगा तो एनआईसी जो है आईडी प्राइमरी की बन जाएगी और एनआईसी अल्टरनेट की बन जाएगी। एनआईसी क्या बन जाएगी? एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, उनमें से किसी एक को हम प्राइमरी की बना देते हैं और जो बाकी कैंडिडेट की बचती हैं उनको अल्टरनेट की कह देते हैं। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, इनमें से किसी को भी अलहदा डिफाइन करने की जरूरत नहीं। जो कैंडिडेट की डेफिनेशन है वही प्राइमरी की है, वही अल्टरनेट की। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? जी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम सर। So primary key is a unique identifier for the table that is column or a column combination with the property that at any given time no two rows of the table contain same value in that column or column combination. One of the candidate keys. Alternate key. All candidate keys other than primary key are alternate key. तो इस टेबल में अगर प्राइमरी की आईडी को बना देंगे तो अल्टरनेट की एनआईसी हो जाएगी। फॉरेन की, चले मॉर्निंग की सीआर इसको पढ़ दें एक दफा। जी, मॉर्निंग की सीआर इसको Yes, पढ़ sir. दें एक दफा। सर स्लाइड्स आ नहीं रही। अब नजर आ रही है? नो सर। अब स्लाइड्स नजर आ रही हैं आपको कि नहीं? नो सर। चले
अब नजर आ रही है जी? यस सर, अब नजर आ रही है। Terms in पढ़ें। relational model. Foreign key. General definition. A set of attributes in a table whose values are taken from the values of candidate key of some other table. Relational model definition. Let R2 be a relation, then a foreign key in R2 is a subset of the set of attributes of R2, say Fk, such that there exists a base relation R1 and R2 not necessarily distinct with the candidate keys Ck, and for all each value of Fk in the front value of R2 is identical for the value of Ck in some tuple in the front value of R1. अच्छा जी, फॉरेन की जो है ये बड़ी जबरदस्त चीज है और ये बड़ी ताकतवर कंसेप्ट है। एक सेकंड होल्ड रखें जी। अच्छा जी, रिलेशनल डेटाबेस की ताकतवर तरीन चीजों में से एक चीज ये फॉरेन की है। अब हम इसका आइडिया लेंगे। अच्छा जी, पीयूसीआईटी में जो स्टूडेंट का टेबल होगा उसमें रोल नंबर 1 जो है आपकी क्लास का मॉर्निंग सेक्शन का, उसका एक रिकॉर्ड पड़ा होगा। उसमें उस रोल नंबर 1 का रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, फादर नेम आ गया, एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ब्लड ग्रुप आ गया, मैट्रिक, कैफे और बाकी सारी डिटेल्स आ गई उसकी। एक बड़ा सारा रिकॉर्ड है जिसमें शायद 50 एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है। लेकिन एक स्टूडेंट के कितने रिकॉर्ड होंगे स्टूडेंट के टेबल में? एक रिकॉर्ड होगा, ठीक हो। अच्छा, रोल नंबर 1 का नाम क्या है आपकी क्लास में? अलीमा इमरान। अलीमा, मुझे ये बताएं कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कितने कोर्स पढ़े थे? जी, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने कोर्स पढ़े थे? पहले सेमेस्टर में कितने कोर्स पढ़े थे? 5 कोर्स पढ़े थे। हर कोर्स की कितनी क्लासें हुई थी? चले, ऑन एवरेज हम 30 क्लासें भी लगाएं तो 5 सब्जेक्ट्स की आपके पास टोटल क्लासेस कितनी हो गई? 150।
कितनी क्लासें होगी आपकी? 150। तो कितनी अटेंडेंस आपकी लगी होगी पहले सेमेस्टर में? 150। आप कौन से सेमेस्टर में हैं? हलीमा, आपको आवाज आ रही है? थोड़ी सी टूट रही है। आप लोगों को मेरी जी जी बेटा, आपकी आवाज ही नहीं आती, आप बोलती क्यों नहीं है? डर लगता है आपको? पहले सेमेस्टर में कितनी हुई आपकी क्लासें? सर वो मेरे माइक का थोड़ा इशू है, मैं हैंड फ्री चेंज करके बात। बेटा बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है, आप बोलेंगी तो आवाज आएगी ना। माइक बगैर बोले तो आगे से आवाज नहीं ना भेज देगा मुझे। कितनी क्लासें थी फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी? आपसे ये नहीं बोला जाता? सर दोबारा रिपीट कीजिए क्वेश्चन, मेरे इंटरनेट का मसला आ रहा था। पहले सेमेस्टर में कितनी क्लासें आपने पढ़ी थी बेटा? कोर्सेज हमारे थे 5 और टोटल क्लासेस जिस तरह आपने हिसाब लगाया हिसाब से 150 बनती हैं। अच्छा, तो कितने सेमेस्टर में आप? इस वक्त हम 3rd सेमेस्टर में, तीसरे में। ठीक है, तो अभी तक अंदाजन आपकी कितनी अटेंडेंस हो गई होंगी टोटल? अभी तक मतलब अगर सेकंड तक के लिए तो 300 क्लासेस, बल्कि सेकंड में तो हमारी लैब्स भी होती थी, तो कोई 350 325 के करीब होंगी। चले हम अप्रोक्सीमेटली 400 लगा लेंगे। तो इसका मतलब है ये जो एक स्टूडेंट हमारे पास है, इस माइक बंद कर लें जरा। एक जो स्टूडेंट हमारे पास है, उस एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड पड़ा है स्टूडेंट के टेबल में, लेकिन अटेंडेंस वाले टेबल में टिल टुडे उसके 400 रिकॉर्ड पड़े हैं। अब अगर मैं उस स्टूडेंट की अटेंडेंस के लिए या उस अटेंडेंस को मेन टेबल स्टूडेंट के टेबल में ही ऐड करूं, तो मुझे वो जो 50 एट्रीब्यूट्स का एक रिकॉर्ड स्टूडेंट का पड़ा है, उसमें एक एक एट्रीब्यूट और ऐड होगा, यानी कि वो आज प्रेजेंट है कौन से सब्जेक्ट में कौन से में नहीं है, तो मुझे 50 एट्रीब्यूट्स को 400 दफा रिपीट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इतनी ज्यादा डुप्लीकेशन और रिडेंडेंसी डजंट साउंड गुड, ये ठीक नजर नहीं आती है। अगर ये ठीक नजर नहीं आती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने पूरे रिकॉर्ड को रिपीट नहीं करना, बल्कि इस रिकॉर्ड का रेफरेंस दे देना। अब स्टूडेंट के रिकॉर्ड में जो प्राइमरी की होगी वो उसका रेफरेंस होगा, तो हम रोल नंबर को उठा के एक नई टेबल के अंदर लेके जाएंगे, उस टेबल का नाम होगा स्टूडेंट अटेंडेंस, तो उसमें उसका क्लास आईडी आ रहा होगा, डेट आ रहा होगा और आगे रोल नंबर होगा कि ये प्रेजेंट था कि ये एब्सेंट था। अब अटेंडेंस वाले टेबल में स्टूडेंट की आईडी 400 दफा रिपीट हो रही है जो प्राइमरी की है, तो ये वाली प्राइमरी की जो हमारे पास है स्टूडेंट के टेबल में प्राइमरी की है और अटेंडेंस के टेबल में फॉरेन की है। ये रेफरेंस है स्टूडेंट का कि रोल नंबर 7 का क्या मतलब है? क्या मतलब है? वो जाके मैं स्टूडेंट के टेबल में पूरे 50 एट्रीब्यूट पढ़ लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि रोल नंबर 1 कौन है। और रोल नंबर 1 की अटेंडेंस देखनी होगी तो वो 400 जो उसका रेफरेंसेस पड़े हुए अटेंडेंस के टेबल में, वहां से जाके हम वो सारे के सारे रेफरेंस उठा लेंगे। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है? मुझसे पूछे, इसे क्लियर करना बड़ा जरूरी है। सर ये दफा फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्राइमरी की हमारे पेरेंट टेबल है स्टूडेंट का, उसमें एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। उस रिकॉर्ड के अगेंस्ट मैंने अटेंडेंस मार्क करनी है, तो मैंने कहा अगर अटेंडेंस को मैं इसी टेबल में ऐड करता तो मेरे पास 50 एट्रीब्यूट्स को 400 दफ़ा मुझे रिपीट करना पड़ता, जो कि अच्छा तरीक़ाकार नहीं है। तो हमने कहा अटेंडेंस का हम एक अलग टेबल बना लेंगे, उसमें स्टूडेंट की आईडी होगी, क्लास आईडी होगी, डेट होगी और उसकी अटेंडेंस वहाँ पे आ जाएगी। अब स्टूडेंट की अटेंडेंस इन पिछले 1.5 साल के अंदर 400 दफ़ा मार्क हुई है, तो वहाँ पे 400 रिकॉर्ड स्टूडेंट की अटेंडेंस का पड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट आईडी वहाँ पे कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है? 400 टाइम्स। अब वो एक ही स्टूडेंट है लेकिन उसकी 400 अटेंडेंस लगी हैं, तो आपके पास चाइल्ड टेबल जो
अटेंडेंस का है उसके अंदर 400 दफा आपकी प्राइमरी की रिपीट हो रही है एज फॉरेन की। बेस टेबल जिसमें से प्राइमरी की आती है उसको पेरेंट टेबल बोलते हैं, जिसके अंदर वो एज फॉरेन की जाती है उसको चाइल्ड टेबल बोलते हैं। इस केस में स्टूडेंट का टेबल जो है वो पेरेंट टेबल है और उस स्टूडेंट की अटेंडेंस के लिए जो टेबल बनाया गया है वो चाइल्ड टेबल है। अब स्टूडेंट के टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी सिर्फ एक दफ़ा आ रही है, लेकिन चाइल्ड टेबल जो अटेंडेंस का है उसमें स्टूडेंट की आईडी कितनी दफ़ा आ रही है? 400 दफ़ा। ऑन एवरेज अगर एक सेमेस्टर में 150 दफ़ा है तो जब आप लोग यहाँ से पास आउट होंगे तो तब तक ये हमारे पास जो काउंट होगा ये 1200 अटेंडेंस पे चला गया होगा। तो जिस दिन जो लोग पास आउट हो जाएंगे 8वें सेमेस्टर से उनकी 1200 अटेंडेंस के रिकॉर्ड कहाँ पे पड़े होंगे? अटेंडेंस वाले टेबल में। लेकिन स्टूडेंट वाले टेबल में उनके कितने रिकॉर्ड पड़े होंगे? सिर्फ एक। स्टूडेंट वाले टेबल में कितने रिकॉर्ड पड़े होंगे? एक रिकॉर्ड पड़ा होगा। क्या ये बात समझ आती है? जी। यस सर। अच्छा जी, पहले सेमेस्टर में पेपर कितने दिए थे आपने? 5। 5 मिड 5 फाइनल, 10 हो गए। असाइनमेंट और क्विज़ेस कितने कितने थे? सर इतना आइडिया नहीं, हर अंदाज़न? सब्जेक्ट में डिफरेंट है। पर क्या नाम है, क्लास 4 क्विज और असाइनमेंट्स थी? जी इतनी ही मिनिमम। चलें, इसका मतलब है 8 × 5 40 हो गया, 10 पेपर दिए 50। तो पहले सेमेस्टर में जो रिजल्ट है उससे रिलेटेड 50 एक्टिविटी हुई, सेकेंड सेमेस्टर में भी 50 लगा ले तो इसका मतलब है अब तक 100 एक्टिविटीज आपकी रिजल्ट की हो गई। तो इसका मतलब है रिजल्ट वाले टेबल में आपके कितने रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे? 100। तो स्टूडेंट रिजल्ट भी हमारे पास चाइल्ड टेबल होगा जिसमें स्टूडेंट आईडी की जो प्राइमरी की है वो उस रिजल्ट के टेबल में एज फॉरेन की जा रही होगी। कैसे जा रही होगी? एज फॉरेन की। तो इनका भी आपस में रिलेशनशिप क्या होगा? प्राइमरी की और फॉरेन की वाला। क्या ये बात समझ आती है? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, रेफरेंस टेबल और टारगेट टेबल, और टारगेट वो किसको कर रहे हैं? पेरेंट टेबल। और जो रेफरेंसिंग रिलेशन है वो हमारे पास आ जाएगा। अब एक और बात ध्यान में रखो, यहाँ पे पेरेंट टेबल राइट साइड वाला है, डिपार्टमेंट, मार्केटिंग और एडमिन। अब सेल्स में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो वो 5 लोगों पे वहां पे एज रेफरेंस चला जाएगा, यानी फॉरेन की। और मार्केटिंग में अगर एक ही है तो एक रिकॉर्ड है, 10 हो जाएंगे तो 10 रिकॉर्ड आ जाएंगे। याद रखें एक बात, पेरेंट टेबल का साइज हमेशा कम होगा, जो आपके पास चाइल्ड टेबल है उसका रिकॉर्ड हमेशा बड़ा होगा। पेरेंट टेबल में स्टैटिक डाटा होता है, यूजर का नाम, उसके फादर का नाम, उसका एड्रेस, बहुत रेयरली चेंज होना होता है। लेकिन उसका अटेंडेंस, उसका रिजल्ट, उसके मार्क्स, डेली नई ट्रांजैक्शन होनी होती है। तो ये ट्रांजैक्शनल टेबल होते हैं जो चाइल्ड टेबल्स होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं। जो पेरेंट टेबल होते हैं उनमें स्टैटिक डाटा होता है, उनमें बहुत थोड़े से रिकॉर्ड पड़े होते हैं। ये बात समझ आती है? यस सर। अच्छा जी, मुझे आप ये बताएं, रोल नंबर 0 की अटेंडेंस लग सकती है? नो सर। नो। रोल नंबर 100 की? नो सर। सर लग सकती है। क्यों? है नहीं। 0 और 100 की अटेंडेंस इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि वो पेरेंट टेबल में ना रोल नंबर 0 है ना रोल नंबर 100। अटेंडेंस सिर्फ उसी की लग सकती है जो पेरेंट टेबल में मौजूद हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, चाइल्ड टेबल में सिर्फ वही वाली फॉरेन की वैल्यूज आ सकती हैं जो पेरेंट टेबल में एज प्राइमरी कीज पड़ी हैं। अगर रोल नंबर 0 प्राइमरी टेबल में नहीं है, पेरेंट टेबल में नहीं है, तो 0 की अटेंडेंस हम चाइल्ड टेबल में भी नहीं लगा सकते। सेम 100 भी, क्योंकि पेरेंट टेबल में रोल नंबर नहीं है तो चाइल्ड टेबल में भी हम 100 की क्या नहीं लगा सकते? अटेंडेंस नहीं लगा सकते। चाइल्ड टेबल में सिर्फ उन्हीं कीज की
वैल्यूज की अटेंडेंस लग सकती है जो पेरेंट टेबल में मौजूद है, जो पेरेंट में मौजूद नहीं वो चाइल्ड में अटेंडेंस नहीं लग सकती। क्या ये बात समझ आती है? जी, क्या ये बात समझ आती है? यस सर। देखो इस बात का फायदा क्या, मैं ये कह रहा हूँ पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल में कभी मिसमैच वैल्यू ना हो, तो मैंने कहा यार इसका आसान सा तरीका है, चाइल्ड में वैल्यूज एंटर ही वो करनी है जो पेरेंट में मौजूद हो, जो पेरेंट में मौजूद नहीं होंगी वो चाइल्ड में एंटर ही नहीं करने की इजाजत देनी। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये बात हमें समझ आती है, ताकि कोई मिसमैच वैल्यू ना हो। यस सर। मगर वहां पे किसी ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी, उसने कहा भाई आपने एंटर करते हुए तो देख लिया कि पेरेंट में जो वैल्यू है वही चाइल्ड में आएगी, वरना हम एंटर नहीं होने देंगे। आपने कहा रोल नंबर 7 की वैल्यू आपने चाइल्ड में एंटर कर दी, किसी ने जाके पेरेंट में से रोल नंबर 7 डिलीट कर दी, अब फिर चाइल्ड में अनमैच वैल्यूज मौजूद हैं क्योंकि ऊपर से वो डिलीट हो गई। हमने कहा हाँ यार ये वाली प्रॉब्लम तो आ सकती है, तो इसका हल क्या है? हमने कहा भाई अगर किसी पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड में चला गया है, उसकी वैल्यू चाइल्ड टेबल में इस्तेमाल हो रही है, तो वो पेरेंट से डिलीट ही नहीं हो सकता। अब वो कहाँ से डिलीट नहीं हो सकता? पेरेंट से डिलीट नहीं हो सकता। इसके बाद सोचा गया तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, एंटर करते हुए चेक कर लें कि पेरेंट में लाजमी पड़ा हो, और बाद में अगर वो वैल्यू चाइल्ड में आ गई है तो पेरेंट में से डिलीट ना करने दें। इसका मतलब है डाटा कभी भी मिसमैच नहीं होगा। क्या आप एग्री करते हैं कि इन दोनों बातों के बाद डाटा मिसमैच नहीं होगा? यस सर। ठीक हो गया। सर वो डेटा डिलीट ही नहीं हो सकता ना, ये हम पे है कि हमने वो डिलीट नहीं करना अपना डेटा मिसमैच करने के लिए। नहीं, वो डिलीट हो नहीं सकता। वो क्या है, जब भी हमसे डिलीट करने जाएंगे तो वो कहेंगे पहले चाइल्ड टेबल से डिलीट करो, फिर हम पहले चाइल्ड टेबल से डिलीट करेंगे, फिर पेरेंट में से करेंगे तो डिलीट होगा, वरना डिलीट ही नहीं। ओके सर, थैंक यू। अब रिस्ट्रिक्टेड, फॉरेन की रूल्स में रिस्ट्रिक्टेड है रूल नंबर 1, जो हमने पहला रूल अभी बताया आपको, वो क्या है? चाइल्ड में वही वैल्यूज हमारे पास इंसर्ट होंगी जो पेरेंट में मौजूद है। ये रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? चाइल्ड में वही वैल्यूज एंटर होंगी जो पेरेंट में मौजूद है, जो पेरेंट में मौजूद नहीं वो चाइल्ड में भी नहीं आ सकती। क्या इसमें कोई तरह? कैस्केड्स हो सेकंड प्रॉब्लम, कि अगर आपने पेरेंट में से वैल्यू को डिलीट करना है तो मेक श्योर कि वो चाइल्ड में ना हो। अगर चाइल्ड में है तो पहले चाइल्ड में से रिमूव करेंगे, फिर पेरेंट में से रिमूव होगा। इसको कैस्केड बोलते हैं। कैस्केड डेटाबेस में बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड है। कैस्केडिंग का मतलब होता है हिरार्की, पेरेंट, चाइल्ड, उसका ग्रैंड चाइल्ड, उसका, इस पूरी हिरार्की को हम क्या बोलते हैं? कैस्केड। तो वो कहते हैं पूरी हिरार्की को ठीक रखना है, अगर पेरेंट को आपने डिलीट करना है तो पहले उसके चाइल्ड डिलीट करें, फिर पेरेंट डिलीट होगा। इसको कैस्केड बोलते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड और कैस्केड दो रूल्स है जो फॉरेन की पे हम अप्लाई करते हैं ताकि मिसमैच वैल्यूज ना आए। ऑब्जेक्टिव एक ही है, मिसमैच वैल्यूज ना हो। मिसमैच वैल्यूज ना होने के लिए दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड, सेकंड इज कैस्केड। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। इंटेग्रिटी क्या पड़ी थी? सर वेरी डिटेल्ड एक्यूरेसी ऑफ वैल्यूज। करेक्टनेस ऑफ डाटा, कि डाटा फुलफिलिंग अवर डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो नीचे वो इंटेग्रिटी रूल्स बता रहा है, कहता है वेट कभी नेगेटिव नहीं होगा। 42 क्या होगा? लाहौर। ये मेरे रूल्स हैं, तो सारा डाटा के मुताबिक भी पड़ा होना चाहिए। ये जो फॉरेन की के जो दो रूल हमने पढ़े हैं, इनको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी हैज टू restrictions, two conditions. First is restricted and the second is cascade. Referential integrity का पर्पस सिर्फ एक ही है, डेटाबेस मस्ट नॉट कंटेन एनी अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यूज। ये बात समझ आती है हमें? इसमें कोई इशू? इसमें कोई इशू अगर किसी को है तो बताए, फिर हम इस पर बात करें। सर ये रिपीट कर दें।
दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी रूल में से एक रूल है, उसका काम ये है कि प्राइमरी की और फॉरेन की में कभी भी कोई अनमैच वैल्यूज ना आए। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के अंदर दो कंडीशन चेक की जाती हैं। पहली है रिस्ट्रिक्टेड, यानी पेरेंट में की वही वैल्यूज चाइल्ड में जा सकती हैं जो वहाँ मौजूद है, जो वहाँ मौजूद नहीं है वो चाइल्ड में भी नहीं जा सकती। कैस्केड, जो वैल्यूज चाइल्ड में आ गई हैं वो पेरेंट में से डिलीट नहीं हो सकती। अगर पेरेंट में से डिलीट करनी है तो पहले चाइल्ड में से करनी पड़ेगी। इन दो कंडीशंस को अगर हम फुलफिल करें तो अचीव हो जाती है। और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? डेटाबेस मस्ट नॉट कंटेन एनी अनमैच फॉरेन की वैल्यूज। फॉरेन की और प्राइमरी की में कोई अनमैच वैल्यू नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं कहता हूं रोल नंबर 115 जो है इसने टॉप किया है रिकॉर्ड, लेकिन मेरे पास 115 का कोई रिकॉर्ड स्टूडेंट के टेबल में मौजूद ही नहीं। इसका मतलब है ये वाला स्टूडेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसे टॉप कैसे कर लिया? तो रिस्ट्रिक्टेड और कैस्केड इंश्योर करेगा कि कभी इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। इस रूल का नाम क्या है? इन दो कंडीशन से मिलकर ये रूल बनता है, रिस्ट्रिक्टेड और कैस्केड की कंडीशन से। और रूल का नाम क्या है? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ठीक है सर, समझ आ गया। नल, डेटाबेस में नल कहते हैं एब्सेंस ऑफ वैल्यू को। जब भी आप डेटाबेस के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन स्टोर होता है, कॉलम लेंथ प्लस कॉलम वैल्यू। कॉलम लेंथ बताती है कि वैल्यू होगी कितनी बड़ी लेंथ की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 4 बाइट्स की है, तो अगली 4 बाइट्स में मैं वैल्यू उठा लूंगा, फिर कॉलम लेंथ आ जाएगी। वो कॉलम लेंथ शायद 1 बाइट की है, पर वो सिर्फ रेंज ही तो बताती है कि आगे कितना है। एक टेबल में पहला एट्रीब्यूट हो सकता है 4 बाइट्स का हो, दूसरा हो सकता है 400 बाइट्स का, और तीसरा शायद 4 GB का। तो कॉलम लेंथ और कॉलम वैल्यू आएगी। क्यों? कॉलम लेंथ बताएगी कि कितने डाटे में या कितनी रेंज में वैल्यू पड़ी है, क्योंकि वैल्यू सारे टेबल के तमाम एट्रीब्यूट्स की एक जैसी नहीं होती, किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी। तो हर वैल्यू से पहले उसकी रेंज बतानी जरूरी होती है। तो जब भी कोई वैल्यू स्टोर होती है तो कॉलम लेंथ प्लस कॉलम वैल्यू के कॉम्बिनेशन में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉलम लेंथ प्लस कॉलम वैल्यू के कॉम्बिनेशन में वो क्या होती है? स्टोर होती है। अगर मैं 0 को स्टोर करता हूं तो इसकी भी एक कॉलम लेंथ और कॉलम वैल्यू है, इसका साइज है जो नीचे स्टोर होता है। 2 वर्ड्स के दरमियान स्पेस देता हूं तो उसकी भी कॉलम लेंथ और कॉलम वैल्यू है जो हार्ड डिस्क पे जाके स्टोर होती है। नल मींस नथिंग। नल के अगेंस्ट कोई कॉलम लेंथ और कॉलम वैल्यू जाके हार्ड डिस्क पे स्टोर नहीं होता। नल मींस नथिंग। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नल मींस नथिंग। और हम डिफाइन क्या करते हैं? एब्सेंस ऑफ वैल्यू इज नाउन एज नल। जहां जिस केस में डेटाबेस में या हार्ड डिस्क में जाके कुछ स्टोर ना करवाया जाए उसको नल कहते हैं। तो डेटाबेस में हम प्राइमरी की के अंदर नल अलाउ नहीं करते, लेकिन फॉरेन की के अंदर नल वैल्यू अलाउ करते हैं। दोबारा, कैंडिडेट की और प्राइमरी की के अंदर नल अलाउ नहीं होता, लेकिन फॉरेन की के अंदर नल अलाउ होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। ये बात समझ आती है? यस सर। दोबारा रिपीट कीजिएगा, किस किस में अलाउ नहीं होता? प्राइमरी की और कैंडिडेट की में नल अलाउ नहीं होता, फॉरेन की में नल अलाउ होता। ठीक हो गया? ठीक है सर, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जो क्विज असाइनमेंट दिया था हमने असाइनमेंट, उसको और इन दोनों को हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ये दोनों आपने ना एक एक पेज की है, इनको आपने एक एक पेज पे कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में कैमरा ऑन करके मैं आप सबके पास इसका सोल्यूशन देखूंगा, असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 का। ठीक है? तो आप लोगों ने अपने कैमरे ऑन रखने। मैं एक एक मिनट के लिए मैं ये असाइनमेंट आपकी देख लूँगा आप लोगों ने की है या नहीं की, और अगर फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुए तो वो भी कर लेंगे। ठीक हो गया जी? दूसरा, आज की क्लास में आफ्टरनून के रोल नंबर 32 एंड ऑनवर्ड प्रेजेंट है, और रोल नंबर 31 तक जितने भी लोग हैं वो एब्सेंट। ठीक हो गया जी? अब आप लोगों ने आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, इसको एक दफ़ा सुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप कोशिश करेंगे कि ओरल क्विज एक छोटा सा आप लोगों का ले लें। और आफ्टरनून में आपने कहा था कि फर्स्ट टाइम रोल नंबर में कोई भी पढ़ दे।
तो इसलिए हम चलो 32 बोला था ना, रिस्पॉन्ड किसने किया था? 32 ने किया था ना। 31 तक को आज एब्सेंट करते हैं, नेक्स्ट टाइम से ज़रा एक्टिव तो होंगे। सर वो आपने कहा था कि फर्स्ट 10 रोल में से कोई भी पढ़ दे, तो फिर हम चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।